ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विषय कक्षा 8 में हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, जिसमें पहला खंड हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इतिहास और नागरिक जीवन का पहला खंड जो इतिहास का है, हमारा इतिहास, उसके बारे में हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने पार्ट 2 तक पढ़ा है, जिसमें पहला पार्ट आपने पढ़ा था यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, दूसरा पढ़ा था भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, और आज हम पढ़ेंगे भारत में कंपनी राज का विस्तार, यानी भारत में कंपनी राज का विस्तार, जो कि इस महीने का आखिरी है। उसके बाद ग्रीष्मावकाश रहेगा। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कंपनी राज के विस्तार में मैसूर, और मैसूर का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, यानी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक जो थे वो आपसी युद्धों में व्यस्त थे। यानी हमारे यहाँ आंतरिक युद्ध जो भारत में थे वो चल रहे थे। कब चल रहे थे? जब उत्तर भारत में अंग्रेज जो थे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय हमारे यहाँ मैसूर, हैदराबाद और मराठा राज्य के शासक अपने आपस में लड़ाई का खेल खेल रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध में व्यस्त थे। उन्हें विदेशियों के आक्रमण से कोई मतलब नहीं था, वो आपस में लड़ मर रहे थे। देश के शासक प्राय अपनी सीमा का विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत रहते थे, यानी सीमा का विस्तार करना, एक दूसरे राजा को परास्त करना, और अपने उत्तराधिकार के लिए, यानी जैसे किसी राजा के 3 संतानें थी, तो उन संतानों में अगर बड़े को राज्य दे दे की बात आई तो छोटे ने उसके ऊपर संघर्ष, यानी राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता था। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आती थी। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते थे वह अंग्रेजों की शरण में चले आते थे। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अंग्रेज फूट डालने की नीति अपनाते थे। वो जानते थे जो 2 लोग आपस में लड़ रहे होते, एक के साथ में मिल करके वो दूसरे की मदद कर देते थे, ताकि दूसरे का पलड़ा हल्का हो जाए। और जब वो जीतते थे शासक की मदद करने के लिए, जब वो मदद मांगते थे शासक लोग अंग्रेजों से, तो सैनिक मदद अंग्रेज दे देते थे। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ हिस्सा ले लेते थे या अन्य रियायतें भी मांग लेते थे। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। आपको पता होना चाहिए जो अंग्रेज थे वो इसी मदद की बदौलत, सैनिक मदद की बदौलत, बहुत सारी रियायतें भारतीयों से प्राप्त कर लेते थे। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे थे। यानी ये 90 वर्षों में ये भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना राज्य स्थापित कर लिए थे। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे कि वेले-जली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, आपको हम आगे पढ़ाएंगे। डलहौजी की सहायक संधि वो होती थी, ये अगर उनकी सहायता करते थे, कहते थे कि आप हमारे शासन में हमारी सहभागिता करेंगे तो हम आपके साथ आपको ये रियायत देंगे कि आपको पेंशन दे देंगे, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो, तो आगे हम ये सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। कुशासन का आरोप लगा करके राज्य का हड़पना, यानी जो शासक होते थे उन पर कुशासन का जो है आरोप लगा देते थे कि ये शासन सही से नहीं चला पा रहे हैं, और उनका राज्य हड़प लिया करते थे। युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो राज करो की नीति जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज में मिलाया जाता था। अब देखना है मैसूर। मैसूर जो है, मैसूर क्या है? विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा। ये मैसूर राज्य जो था, विजयनगर के साम्राज्य के पतन के बाद अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र, यानी अच्छी बुद्धि और सेना के द्वारा उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने विदनूर, सुधा, सेदा और कन्नड़
तथा मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था, यानी ये विजय देख करके अंग्रेज आशंकित थे। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्य हो गया था, यानी आवश्यक हो गया था। अतः 1767 से 1799 के मध्य मैसूर और अंग्रेजों के मध्य 4 युद्ध हुए, और ये 4 युद्ध जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 तक चला। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाबों का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। इनका एक संगठित मोर्चा तैयार कर लिया जो हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों का सहायक बन सके। लेकिन हैदर अली इन चीजों से विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन दे करके और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक चले युद्ध में हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई को घेर लिया और 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को फिर लौटा दिया गया और विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। यानी ये संधि की गई कि जो हमारे द्वारा जीते गए प्रदेश हैं वो एक दूसरे को लौटा दिया जाए, और जब आगे आने पर जो भी विपत्ति आएगी उसमें हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ये संधि की गई इसमें। उसके बाद अगला जो है द्वितीय आंग्ल और मैसूर युद्ध जो है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1780 से 1784 के बीच में हुआ। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 में हैदर अली व अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी उसके अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की, क्योंकि उसमें कहा गया था कि विपत्ति आने पर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के बीच एक संयुक्त मोर्चा बनाया। यानी निजाम और मराठों से मिलकर के हैदर अली ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नल वेलिंग जो थे उनके अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। यानी उसकी कूटनीति थी अंग्रेजों की, उन्होंने निजाम और मराठों को अलग कर दिया हैदर अली से। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, किंतु नवंबर 1781 में वो पराजित हो गया। यानी उसके जो मराठा और निजाम थे वो अलग हो गए, तो इसकी स्थिति कमजोर हो गई, जिससे वो अंग्रेजों से परास्त हो गया। 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का जो उत्तरदायित्व था उसने अपने हाथों में ले लिया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने, यानी अंग्रेजों ने और टीपू सुल्तान की सेना ने के बीच में 1784 में मंगलौर की संधि हुई। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत को लौटा दिया। तीसरा तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 के बीच में हुआ। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा क्रागानूर मोल लेने का प्रयत्न किया। इसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। मैंने पहले ही बताया, अंग्रेज दूसरे पक्ष में मिल जाते थे कि अगर कोई शासक किसी दूसरे शासक पर आक्रमण करता था तो अंग्रेज एक पक्ष में जुट जाते थे ताकि उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। अंग्रेजी सेना बेल्लौर और अंबूर से होती हुई बंगलोर तक पहुंच गई। इससे उसने मार्च 1791 में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई।
अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे प्राप्त करने से हाथ धो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता के द्वारा पुनः श्रीरंगपट्टनम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। टीपू ने 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को दिया। युद्ध के इस दौर में टीपू बहुत क्षतिपूर्ति टीपू की हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतया समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। उसके बाद में चौथा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ। यह अंतिम युद्ध है मैसूर का। 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी ये योजना सहायक संधि के रूप में मानी जाती है, यानी वेलेस्ली की सहायक संधि के रूप में जानी जाती है। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन कर लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि निजाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। मैसूर पर अंग्रेजों का भी आधिपत्य हो गया। तो आपने देखा ये 4 जो मैसूर के युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ, मैंने आपको चारों बता दिए हैं। इसमें एक पॉइंट आपको छूट रहा है कि सहायक संधि में क्या क्या होता था। सहायक संधि क्या होती थी? सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला जाता था कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेगा। इसके साथ साथ इस संधि में यह भी होता था, इस संधि को स्वीकार करने वाले शासक को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कंपनी का आधिपत्य जो है स्वीकार करना पड़ेगा, इनका गुलाम बनना पड़ेगा कंपनी का। इन शासकों को अपने खर्चे पर सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी, यानी शासकों को अपने खर्चे पर, यानी अपने पैसे से सेना का जो व्यय होगा, जो वेतन होगा, वो खुद चुकाना पड़ेगा। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ेगा। ये भी संधि में था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध करने की सहमति नहीं थी, यानी कोई भी अधिकार नहीं था बिना अंग्रेजों की सहमति से। इसके साथ साथ संधि में यह भी था, उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंस, यानी एक कंपनी का रेजिडेंस होता था। रेजिडेंट यानी एक अधिकारी कंपनी का होता था, उसको रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और हैदराबाद पर कब्जा कर लिया था। ये थी वेलेस्ली की जो है सहायक संधि। आगे हम पढ़ेंगे मराठों के संघर्ष।